जय हिंद फ्रेंड्स। यूपी की आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस की होने वाली है और उसी सीरीज में हम लोग यूपी स्पेशल कंटेंट देख रहे हैं। अभी तक हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देख लिया, साथ में यूपी के विभिन्न त्यौहार देख लिए, मेले देख लिए। आज जो हमारा टॉपिक है यूपी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो है यूपी में जो खनिजों की स्थिति है, मिनरल्स की, वो हमें अच्छे से देखना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में इससे क्वेश्चन आते हैं और साथ में साथ मेंस में लिखने के लिए कि अगर खनिज का डेवलपमेंट करना है, खनिजों से एक ऑप्टिमम उनका यूज करना है, तो किससे संबंधित उद्योग धंधे कहाँ पर लगाए जाएं। आप पढ़ेंगे आगे जा कर के ज्योग्राफी में कि उद्योगों की जो लोकेशन डिसाइड होती है, स्थिति डिसाइड होती है, वो कई कारकों पर डिसाइड होती है। तो उनमें से एक है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल मिले वहीं पर का स्थापना की जाए। लेकिन अगर ये बात सारे उद्योगों पर लागू नहीं होती, ये उन पर होती है जहाँ पर जिनका जो है क्वालिटी समय के साथ क्या होती है, डिग्रेड होती। अगर समय के साथ क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती, जैसे गन्ना है, उसमें शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा अगर कटाई के बाद जितने दिन तक वो सूखा पड़ा रहेगा, उतने उसमें शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा कम होती। तो चीनी से संबंधित जो भी उद्योग लगेंगे वो हमेशा गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास ही लगेंगे, दूर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इंडस्ट्री लगानी हो, कोयला से संबंधित, जहाँ पर कोयला एक रॉ मटेरियल हो, कोयला को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश में खनिजों के मामले में क्या स्थिति है, वो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में खनिजों की स्थिति। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की पढ़ने का तरीका यही है यूपी स्पेशल में कि हमेशा एक आउटलाइन मैप आप रखिएगा ताकि चीज़ें रटनी ना पड़े आपको। मैप देखेंगे, मैप देखने से दो चीज़ें जरूर पता चल जाती हैं। वो क्या? एक तो लोकेशन, कि कौन सा जिला आसपास है, जिलों की भी लोकेशन आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात, जब आप एक जिला देखेंगे ना, उससे संबंधित तथ्य भी याद आते रहेंगे, जैसे उस जिले का क्या उत्पाद है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या वहाँ का फेमस है, उसका उपनाम क्या है, वहाँ पर कौन सी चीज़ें मैक्सिमम पैदावार होती, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, शहरी ज़्यादा है या ग्रामीण ज़्यादा है, साक्षरता क्या है, ये सब चीज़ें अपने आप को रिलेट होने लगती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खनिजों की स्थिति। खनिजों की स्थिति में मजे की बात क्या है, दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये बात ठीक है। संयुक्त प्रांत था इसका नाम स्वतंत्रता के पहले। उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में 1955, 52 नहीं 55, 1955 में खनिजों की खोज के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उद्योगों से संबंधित स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना होती। कब? 1955। 1955 में जब स्थापना हुई तो इसका काम क्या था? खनिजों के खोजों को बढ़ावा देना, से संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। कहने का मतलब ये है कि एक रॉ मटेरियल या इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदान करना इसका काम था। उसके बाद बात आगे बढ़ी और बात पहुंची 1974 में। 1974 थोड़ा आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये ईयर वो है जहाँ पर उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना होती।
अब ये क्या बन गया? कॉरपोरेट्स, खनिज विकास निगम की स्थापना, मॉडिफिकेशन हुआ। 1974 वही ईयर है जब भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसी के आसपास भारत ने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया था, आर्यभट्ट। ठीक, ये वही साल है जिसके एक साल बाद क्या हुआ? इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा हुई। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो 1974 में ये हुआ। 1974 के पहले एक ईयर आता है 1963। 1963 नहीं, 1998। 1998, 1998 में पहली खनिज नीति लागू हुई उत्तर प्रदेश। पहली खनिज नीति, धीरे धीरे बढ़ावा मिला चीज़ों को, और फिर जा कर के 2017 में डिजिटल के रूप में, या डिजिटल अर्थव्यवस्था को यहाँ पर बढ़ावा मिलने पर एक दूसरी खनिज नीति लागू हुई, पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, सुशासन के लिए, ठीक है, भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए। तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा, कब कब खनिज नीति आई, खनिज विकास निगम की स्थापना कब। ठीक है, अब जो आपके काम की बात है वो ये है कि 1955 से 1974 ईयर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1998 में पहला मिनरल पॉलिसी आई और 2017 में सेकंड। जो बीच में काम की बात ये है वो ये है कि जो 1998 में खनिज नीति आई, इसके तहत 12 जिलों को खनिज बहुल जिलों के रूप में नामित किया गया। खनिज बहुल जिले। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 12 जिलों में से 2 जिलों को आप एक्सेप्शनल तौर पर याद रखिएगा अपवाद स्वरूप। एक तो सबसे उत्तर का है सहारनपुर, बालू के लिए, ठीक है, साधारण बालू। और दूसरा एक है यहाँ पर, ये फिर हटाना पड़ेगा, दूसरा है कि यहाँ पर चंदौली। ये किसके लिए? पोटास साल्ट के लिए, पोटास लवण के लिए। इन 2 जिलों को आप एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल तरीके से आप याद रखिएगा, 2 जिले। बाकी जो 10 जिले हैं वो पूरे के पूरे वो जिले हैं जो कहाँ टच कर रहे हैं? मध्य प्रदेश को। ललितपुर 1, झांसी 2, महोबा 3, बांदा 4, चित्रकूट 5, प्रयागराज 6, मिर्जापुर 7, सोनभद्र 8। अब बच गए कौन से? 2। 2 में कौन कौन हो गए? एक तो हो गया हमीरपुर, एक कौन है? हरी हमीरपुर 8,
हाँ जी, हमीरपुर, और 9वां हो गया जालौन। सॉरी, 9 और 10, 8 तो यहीं हो गए थे, 9 और 10, 10 जिले ये हैं। 2 ही जिले अंदर के हैं, एक है जालौन और एक है हमीरपुर। बाकी सारे जिले मध्य प्रदेश से टच कर रहे हैं। अब कुछ आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे खनिज, सारे मिनरल्स आपके यहीं पर आएंगे। लेकिन आपने एक एक्ट पढ़ा होगा, खान और खनिज अधिनियम 1957, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। ठीक है, खान और खनिज अधिनियम 1957, इसके तहत क्या है कि जो उप खनिज हैं, उप खनिज का मतलब जिनका राष्ट्रीय महत्व कम है, उस पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या है? इन पर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का, संघ सरकार। राज्य सरकार को उसमें क्या मिलती है? रॉयल्टी, अगर उस राज्य में होता है तब। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में पॉलिटी में आपको बताया गया है ये चीज़ें। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो 10 जिले हैं, इनमें से कहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहारनपुर में क्या मिल रही है? बालू। चंदौली में क्या मिल रही है? पोटास साल्ट। ये 2 एक्सेप्शनल केस हैं, बाकी में देख लेते हैं कहाँ पर क्या मिल रहा है। ठीक है, केवल नीचे का ही एरिया आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखते हैं, जो इजी है वो है बांदा। बांदा में मिलता है गेरू। साथ में बांदा में ही लिख लीजिएगा, बांदा हुआ, चित्रकूट हुआ, फतेहपुर हुआ। फतेहपुर यहीं पर है। ठीक है, ये सब क्या है? यहाँ पर क्या मिलता है? घर बनाने के लिए मोरंग, लाल कलर की बालू, वो यहीं से मिल रहा। ललितपुर के पास, ललितपुर से मिलेगा आपको यूरेनियम। अब ये ऐसे हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि यूरेनियम यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से आपको जो विशेष रूप से हैं उनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। ललितपुर में क्या मिलेगा? यूरेनियम। जो पश्चिमी इलाका है, मतलब साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट वाला रीजन, ये ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, ये सारे जो रीजन हैं, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन मिलती। कॉमन का मतलब ये हुआ कि अगर विकल्प दिए गए हों तो आप इनमें से किसी भी विकल्प पर लगा सकते हैं सही का आंसर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं खनिज जो मिलते हैं? हाँ, यहीं पर बता देते हैं। कॉमन खनिज एक तो है पायरोलाइट, दूसरा है सेल खड़ी, सेल खड़ी। इसके बाद है क्या? रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप यहीं पर लिख लीजिए तांबा, कॉपर। तांबा में जो है कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम भी लिख लीजिएगा, सोनाराई रीजन या सोनाराई क्षेत्र। ये एक नाम है। जैसे दिल्ली के पास हो गया मुखर्जी नगर, तो ठीक वैसे ही दिल्ली के अंदर ही क्या है? मुखर्जी नगर। वैसे ही ललितपुर के अंदर एक रीजन है सोनाराई, वहाँ पर क्या मिलता है? तांबा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कॉमन है इधर के साउथ वेस्ट रीजन। यहाँ के मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ के कॉमन क्या है इधर के? इधर के हैं, एक तो है
कोयला, इन दोनों रीजन में कोयला है। फायर क्ले है, डोलोमाइट है। डोलोमाइट सोनभद्र में एक क्षेत्र है, सोनभद्र रीजन में, जिसका नाम है बारी। बारी, तो बारी क्षेत्र किसके लिए फेमस है? डोलोमाइट के लिए। ठीक। और क्या है? एंडेलुसाइट है। एंडेलुसाइट, पायराइट है, ये सब कॉमन है इनमें। पायराइट, संगमरमर, ये सब यहाँ के फेमस खनिज हैं। ठीक है। अब देखते हैं और बाकी लोगों का। बांदा और चित्रकूट रीजन में एक खनिज है, इसको बोलते हैं डायमंड, हीरा। ठीक है। प्रयागराज में एक एरिया है जहाँ से बालू पत्थर निकाला जाता है, सैंडस्टोन। उस एरिया का नाम है क्या? शंकरगढ़। बहुत ही फेमस है। ठीक है, यहाँ के पत्थर फेमस हैं। और जिप्सम झांसी और हमीरपुर में मिलेगा आपको। यहीं पर मिलेगा डायस्पोर, इधर के रीजन में। मतलब ये सब कॉमन रीजन है, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर, इनमें सब में वो कॉमन मिलेगा, डायस्पोर भी मिलेगा। ठीक है। और कोई ऐसा है जो बच गया है? हाँ, इधर की तरफ और एक लिख लीजिए, कैल्साइट, चाइना क्ले। ठीक है। एक और खनिज है फेल्सपार, वो झांसी में मिलेगा। फेल्सपार। चित्रकूट में ही एक और खनिज मिलेगा, वो मिलेगा बॉक्साइट। बॉक्साइट। ठीक है। बॉक्साइट किसके लिए? किसका अयस्क है, किसका खनिज है? वो अयस्क है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम इससे बनता है। ठीक है। यहीं पर खनिज क्यों पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड का भाग है ये। तो जो भी आपको बघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, ये सब जो रीजन है, ये मिनरल रिच रीजन होते हैं, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वजह से यहीं पर खाली खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। और कुछ छूटा तो नहीं? एक महत्वपूर्ण खनिज छूट गया, वो है लाइमस्टोन।
वो भी इन्हीं रीजन में पाया जाता है, मिर्जापुर सोनभद्र में। लाइम स्टोन, चूना पत्थर जिसे आप कहते हैं, इन्हीं रीजन में कोयला भी पाया जाता है। कोल, कोल उधर नहीं मिलेगा, ललितपुर झांसी की तरफ मिलेगा। कहाँ पर? यहाँ पर, सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक है। सोनभद्र में एक जगह है सिंगरौली। सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली वैसे तो डिस्ट्रिक्ट है किसका? मध्य प्रदेश का। 50वां डिस्ट्रिक्ट है, 50 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर हैं। 50वां डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली। तो उनमें क्या है, सिंगरौली का कुछ भाग सोनभद्र में भी पड़ता है। तो सिंगरौली जगह पर ही कोल फेमस है, तो सिंगरौली याद रखिएगा सोनभद्र का। ठीक है। और तो कुछ विशेष है नहीं। अब देख लेते हैं कुछ जगह के नाम। जगह के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो नाम देखते हैं वो ये कि कोयला के लिए कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो सोनभद्र में जगह है नाम बीना, बकरी, खदिया, कृष्णशिला। ये वो जगह हैं, ये वो क्षेत्र हैं सोनभद्र के अंदर जो कि किसके लिए फेमस है? ये फेमस है कोयला के लिए, कोल के लिए। कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जगह किसके लिए फेमस है, तो आप ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। मिर्जापुर में बांसी, मकरी और छोह, ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है लाइम स्टोन के लिए, चूना पत्थर के लिए। लाइम स्टोन कहाँ के क्षेत्र हैं? मिर्जापुर के। ठीक। सॉरी, फायर क्ले के लिए है। फायर क्ले। ठीक है। फायर क्ले का मतलब क्या है? इसमें आग नहीं पकड़ती इस मिट्टी में। ठीक है। और झांसी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बड़ा गांव। झांसी में बड़ा गांव किसके लिए फेमस है? एस्बेस्टस के लिए। ये एक बार पूछा गया है। एस्बेस्टस यहाँ पर भी पाया जाता है। कहाँ पर? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में दो चीज़ें, ये एस्बेस्टस दो जगह पाया जाता है, एक झांसी में, एक मिर्जापुर में। मिर्जापुर में ही गुरमा, कनाच और बापूहारी, ये तीनों किसके लिए फेमस हैं? लाइम स्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर के लिए। ठीक है। चूना पत्थर के लिए ही सोनभद्र में 4 जगह फेमस हैं। एक तो है बिलमरकुंडी,
दूसरा है कजराहट, कजराहट। तीसरा है भलुआ, और चौथा है गुरबा। ये किसके लिए फेमस है? लाइम स्टोन। कहाँ के रीजन है ये है सोनभद्र के। कजराहट पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद चूना पत्थर के, वो सॉरी, बालू पत्थर के लिए, सिलिका सैंड के लिए सिलिका सैंड या बलुआ पत्थर। प्रयागराज में जगह है क्या? शंकरगढ़। दूसरी एक जगह है बारा। ये दोनों जगह फेमस हैं किसके? बलुआ पत्थर के लिए। चित्रकूट और बांदा, यहाँ पर एक जगह है, वैसे तो बांदा में है, बरगढ़। वो भी फेमस है किसी के लिए? इसी चीज के लिए, सिलिका सैंड के लिए, बालू पत्थर के लिए। ठीक है। ललितपुर का फेमस है ग्रेनाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट जो है ललितपुर का फेमस है। स्टोन के रूप में। और अगर ग्रेनाइट मिट्टी की बात की जाए तो सोनभद्र की फेमस है। ये रीजन। तो खनिजों की ये स्थिति है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो साधारण बालू होती है वो चार जगह नहीं मिलती। एक है हाथरस, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है मेरठ, और चौथा है मुजफ्फरनगर। ये ध्यान रखिएगा, ये चार जगह नहीं मिलती। बाकी पूरे जगह, पूरे यूपी में आप साधारण बालू देख सकते। ठीक है। जो मुख्यतया थे खनिज वो मैंने बता दिए, फिर भी आप PYQ देखते रहिएगा। अगर आपको कोई मिल दे तो नोट कर लीजिएगा, कुछ आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बस आपको मोटे तौर पर ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि खनिज पाए कहाँ जाते हैं, उनका रीजन क्या क्या है। ठीक है। अ, कुछ छूटा तो नहीं? एक जिप्सम शायद मैंने बता दिया, अगर ना बताया हो तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। झांसी और हमीरपुर में जिप्सम मिल रहा है। हमीरपुर में ओनली ग्रेफाइट मिल रहा। जो इकलौते जगह पाए जा रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे यूरेनियम है, केवल ललितपुर में ही मिल रहा, बाकी नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मोटा मोटा आपका कंप्लीट हो गया ये उत्तर प्रदेश में खनिजों की स्थिति। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, चीज़ों का रिवीजन करना और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। धन्यवाद।